बात नामदेव जी के साथ जी। धन्यवाद ललित जी। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन पर मिशन मोड पर आ गई है। दावा 11 में 11 सीटों को जीतने का है, लेकिन मौजूदा हालात इतने भी आसान नहीं है जितना दावा किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, या यूं कह लीजिए कि काम करने का ज्यादा मौका भी नहीं मिला है जिसकी बदौलत लोकसभा का एजेंडा सेट किया जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस नंबर गेम में पड़ने के बजाय बेहतर प्रदर्शन की बात कह रही है। हालांकि उसके लिए भी राह बहुत आसान नहीं है। आज भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पार्टी के मिशन 400 पार को लेकर पार्टी को टारगेट दे दिया, लेकिन संगठन स्तर पर छत्तीसगढ़ में जैसी मजबूत स्थिति बीजेपी की दिखनी चाहिए वैसी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। एक तरफ भाजपा का दावा है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, नक्सलवाद और कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस का ये सवाल उठ रहा है, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि भाजपा का 400 पार वाला दांव सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए इससे संबंधित एक रिपोर्ट हम देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से जनता के मन में नरेंद्र मोदी बसे हैं और हम लोगों ने उस नारे के साथ इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। मोदी के अब की बार 400 पार मिशन के लिए बीजेपी कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मैराथन बैठकें कर रही है। जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने साफ कहा कि लोग चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बने। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ग को, हर क्षेत्र को छुआ है, उसके विकास की चिंता की है और भारत जिस प्रकार से पूरे विश्व में पटल पर विकास के पैमाने पे हो या कह सकते हैं कि एक विदेश नीति के रूप में जिस प्रकार से भारत बढ़ा है, निश्चित रूप से जनता के मन में नरेंद्र मोदी बसे हैं और हम लोगों ने उस नारे के साथ इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। नितिन नवीन का बयान आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में बयानों के बम भी फूटे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नवीन के बयान को बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस करार देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को समझ चुकी है। प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का सपना देख रही बीजेपी ने बैज के बयान पर पलटवार किया। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बैज के बयान को हताश आदमी का बयान करार दिया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है, 11 सीट जीतने का सपना देख रही है। अब ऐसा है, एक हताश आदमी आरोप लगाने के लिए यही कह सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा लक्ष्य है 11 की 11 सीटें, 370 बीजेपी सीटें जीते, 400 हमारा एनडीए सीट जीतेगा। एक लक्ष्य लेकर आदमी काम करता है तो मुझे लगता है कि हमने तो विधानसभा चुनाव समाप्त होने के दूसरे दिन से ही अपनी लोकसभा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। आत्मविश्वास हमारा अति आत्मविश्वास नहीं है और एक लक्ष्य को लेकर हम पूरी ताकत के साथ में काम कर रहे हैं, बूथ स्तर तक जाकर काम कर रहे हैं। उनको यदि लगता है कि हम अति आत्मविश्वास में हैं तो उनको मुबारक हो। पीएम मोदी से लेकर देश और प्रदेश के बीजेपी नेता 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। 400 पार के टारगेट को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भी अहम होंगी। 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों पर परचम लहराया था, 24 की 64 सज चुकी है। ये बाजी कौन जीतेगा, ये तो नतीजों के बाद ही तय होगा। लेकिन 400 पार भरोसा है या अहंकार, ये बड़ा सवाल है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का भरोसा है या अहंकार, या फिर केवल राममय माहौल ही छत्तीसगढ़ में भाजपा को 11 सीट जितवा देगा? क्या भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दे राम के शोर के पीछे दब जाएंगे? चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। 400 पार, भरोसा या अहंकार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
हमारे साथ दुबे साहब हैं, अनिरुद्ध दुबे साहब, बहुत स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं राजीव जी के पास चलूंगा। राजीव जी, ये 3 महीने आपकी सरकार को होने जा रहे हैं, मैं 3 दिसंबर से गिन रहा हूँ, 3 महीने लगभग होने जा रहे हैं। 3 महीने में सिर्फ ऐसे 3 काम बता दीजिए जो आपको लग रहा है कि तीसरी बार मोदी की सरकार बना देंगे। हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, 3 काम बता दीजिए राजीव जी। आदित्य जी, आज का विषय है और देश का विषय है लोकसभा चुनाव, और जैसा कि आपका विषय है कि अब की बार 400 की पार, ये अहंकार है, ये आत्मविश्वास है। तो अगर 3 महीने की आप बात करते हैं तो 3 महीने में सरकार रिफॉर्म करने से लेकर अफसरों की तैनाती से लेकर जो समय होता है, जनता पर्याप्त रूप से मैं नहीं कहता कि बहुत खुश है, लेकिन पिछली सरकार के तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे, कानून व्यवस्था की बात हो, धान खरीदी का मामला हो या तमाम मामला जो आपका प्रश्न था, तो अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो हम प्रथम श्रेणी में पास हुए। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, लेकिन प्रथम श्रेणी में हम पास हुए। और जहां तक विषय है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, आप पिछली बार भी देखिएगा कि कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी के साथ जीती थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम 11 में से 9 सीटें जीते हैं, जबकि भूपेश बघेल जी बोलते थे कि 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे। इस देश ने लंगड़ी सरकारों को देखा है कि 4 वर्ष में 6 प्रधानमंत्री। इस देश ने देखा है कि देश के सोना को बेचना पड़ता है। इस देश ने देखा है कि किस हठधर्मिता के साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां रहती, अपने बात को मनवाने के लिए राष्ट्र की जो बात रहती वो गौण हो जाती है, और अपना अहम की वजह से कितनी लंगड़ी सरकारें चली और चले गई। लेकिन आज जो पिछले दो जो हमको मिला था मैंडेट आदित्य जी, वो 2 मैंडेट ने देखा है कि देश किस प्रकार से सुदृढ़ और सफल होता जा रहा है। लक्ष्य गगन है, नजर अटल है, ये हमारा पहले नारा होता था। और देखिए, लक्ष्य तो अटल, हमको तो लक्ष्य रखना पड़ेगा कि हम किस टारगेट पर चल रहे हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है और उसका टारगेट कैसे अचीव करना है। तो अगर इस बात पर आप देखेंगे तो आदित्य जी, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। जनता जनार्दन ने 10 वर्ष का समय देखा है। वो 10 वर्ष था कि हमने किस प्रकार से राष्ट्र को सुदृढ़ किया है, चाहे रक्षा मामले की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, जब पूरा देश जो वेनेजुएला की जो आंधी है या मिस्र की हो या यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था, सारे अर्थव्यवस्थाओं के बावजूद भी देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है आदित्य जी, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम एक लक्ष्य को लेके बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और विश्व के पटल पर भी चौथी एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम चल रहे हैं। तो कुल जो ये 400 सीट का हमने टारगेट रखा है, और देश की जनता के सामने जनता ने भी हमारे 10 साल का जनादेश जो उन्होंने दिया था वो कार्य हमको देखा है। तो कुल मिलाकर हम जनता की अदालत में हैं, और जो लोकसभा का मामला है, जो राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाता है, हम निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हम पूरी सीटें मिलेगी, हर संभव कोशिश करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में 9 सीट 10 सीट हम जाते थे, तो हम ये जो देश का लक्ष्य है उसमें छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य है उसे 100% पूरा करेंगे। ये आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास नहीं। दूसरी बार भी आऊंगा आपको, वंदना जी को थोड़ा मौका तो दीजिए भाई। आप 400 पार ले रहे हैं, कुछ सीटें वंदना जी के लिए तो छोड़िए, बात ही करने का समय नहीं दे रहा है वंदना जी को। वंदना जी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन ओवर कॉन्फिडेंस है? और ये अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो उन्होंने काम किया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस। आप ही बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आप दे रही हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो 400 के पार का नारा दे रहे हैं, ये अब बिल्कुल खोखली दावा है। या तो दावा इनकी खोखली है, और या घमंड है, या ईवीएम में सेट है। किस दावे के आधार पर इन लोग 400 के सीट का पार का दावा कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। क्योंकि पिछले समय जो 2014 की बात करते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी की गारंटी था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। तो 10 वर्ष हो गया, तो 10 वर्ष के हिसाब से हमको 20,000 करोड़ जो युवा है उनको रोजगार मिलना था। लेकिन आज देखते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति हमारे भारत में युवाओं के सर पर इतना अधिक छाया हुआ है कि वो तो या तो आत्महत्या कर रहे हैं या हमारे देश से पलायन कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ कानून व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है बिल्कुल सामने आ रही है। बिल्कुल अपराध बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था पर इन लोगों की कुछ पकड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है आदित्य जी, महंगाई पे बात करके सत्ता पर काबिज हुए थे। आज महंगाई बेलगाम है, लेकिन उस महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक शब्द नहीं बोलते। पहले यही महंगाई को डायन कह करके स्मृति ईरानी नागिन डांस करती थी। आज महंगाई इन लोगों की मौसी माँ बन गई है, महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते। आप रसोई में जा करके देखिए, आज हमारी रसोई में कितनी संकट छाया हुआ है।
हर एक डिब्बा खाली पड़ा हुआ है। आज महिलाएं चिंतित है कि अपने परिवार को भरपेट भोजन कैसे कराएं। आज बेलगाम महंगाई पर बात नहीं कर सकते हैं। रही बात किसानों की इनकम की दुगुनी की बात की थी, आज किसानों की स्थिति क्या है भारत में? आज किसान जब अपनी हक की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, तो उसके हृदय में कील ठोका जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठी डंडा से मारा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए समर्थन मूल्य की बात किए थे, आज कौन सी किसान को 3100 रुपए समर्थन मूल्य दिया गया है? मैं आपके माध्यम से पूछना था, कितनी झूठी दावे करेंगे, कितनी झूठी बातें बोलेंगे और कितना जनता को गुमराह करेंगे? वंदना जी, 2018 के चुनाव में आप भी मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। अमित शाह ने 65+ का टारगेट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। उस समय भी आप लोगों ने यही कहा था, हो सकता है ईवीएम सेट हो, लेकिन 65+ का आंकड़ा आप लोगों ने छुआ। निश्चित तौर पर 71 के आसपास सीटें आपकी 5 उपचुनाव के बाद रही। तो हर बार जब हारते हैं तो फिर ईवीएम दोषी, जब जीतते हैं तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं। भाई, हिमाचल का चुनाव आपने जीता ना, आपने इसके अलावा अलग कर्नाटक का स्टेट का चुनाव आपने जीता नहीं जीता वाली कोई बात ही नहीं है। तब भी वही ईवीएम थी। जब आप लोग हारते हैं तो भूपेश बघेल जी का भी यही बयान मैंने सुना, ईवीएम के कारण हम हार गए। चलिए कोई बात नहीं। दुबे साहब, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछली बार की तुलना में बेहतर होगी या खराब? और अगर 400 का टारगेट है तो बहुत साफ है कि छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी पड़ेगी। दुबे साहब। आदित्य जी, अभी मैं राजीव चक्रवर्ती जी की बातों को सुन रहा था। अटल और लक्ष्य करते करते उन्होंने एक कविता कह दी छोटी सी, तो मुझे उनकी एक काव्य बोध, उनका काव्य जो है रुझान देख के मुझे भी कुछ याद आ गया। एक बहुत बड़े बादल सरकार जो है बांग्ला नाटक के राइटर रहे हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं। तो उनका एक नाटक है एवं इंद्रजीत, उसमें ये लाइन है कि इष्ट नहीं है केवल यात्रा, लक्ष्य नहीं है केवल पथ ही, इसी तीर्थ पथ पर है चलना, इष्ट यही गंतव्य यही है। एक्चुअल में मैं ये इस लाइन का कहने का मतलब है कि इसमें लक्ष्य भी है और यात्रा भी है। तो एक तरफ ये जो लक्ष्य 400 सीटों की लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की यात्रा भी रही। उस यात्रा का भी जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो वो यात्रा छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश की। लेकिन जहां तक के आपका सवाल है आदित्य जी की 400 की बात है और 11 सीटों का लक्ष्य है, तो देखिए क्या है कि पिछली बार जब विधानसभा के नतीजे आए थे बहुत चौंकाने वाले थे, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि लोकसभा चुनाव में भी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो राष्ट्रवाद, एक शब्द, एक नारा कुछ ऐसा करिश्मा कर गया कि मतलब जो है कांग्रेस बहुत पीछे हो गई। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई। और आज नितिन नवीन जी ने कहा कि 11 का 11। मैं नहीं कहता आदित्य जी 11 की 11, क्योंकि मुझे लगता है कि बस्तर में जो है बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है कांग्रेस। जांजगीर में भी, जांजगीर चांपा पे मैं आ रहा था आदित्य जी, वो तो उससे भी बस्तर से भी बड़ी चुनौती हो सकती है कांग्रेस। लेकिन फिर भी जहां तक कि याद है, अगर लोकल मुद्दे जो अगर कहीं रहे तो महतारी वंदन जो है उसका वो हुआ और उसके फार्म भी भर गए और लोग बोल रहे हैं कि अब देव मिलना भी शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात जो है फिर वही बात होती है कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं। जो राम जन्मभूमि का जो मसला है आदित्य जी, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बहुत बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी जो है इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत प्रचंड स्थिति में नजर आएगी। इक्का दुक्का सीट में कांग्रेस अच्छी चुनौती पेश कर सकती है और जीत भी सकती है। ठीक है चक्रवर्ती साहब, नितिन नवीन जी की आज की बैठक में क्या टास्क मिला मोर्चों को, संगठनों को? केवल मोदी जी के काम के सहारे आप जीत जाएंगे पूरी 11 सीटें? प्रदेश सरकार का कुछ है बताने लायक कि अभी कुछ है ही नहीं? देखिए, दोनों के समन्वय है, प्रदेश सरकार और केंद्र। लोकसभा तो राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं और मोदी जी चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का निशान है और 10 वर्षों का कार्यकाल है और उसके पहले का भी कार्यकाल है। दूसरी जो विपक्ष पार्टियां थी या कांग्रेस का जो 65 वर्ष था, तो लोग निश्चित रूप से उसका समायोजन करके देखते हैं। तो दोनों समन्वय रहेगा, चूंकि हमारे पिछले 3 वर्षों जो 3 महीने का कार्यकाल है। और अभी वंदना जी कह रही थी आदित्य जी की महंगाई के बारे में बात नहीं करते हैं। देखिए, महंगाई जब अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती है, फसल खराब हो जाती है तो थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन हमारी सरकारें उस पर काबू पा लेती है और ये जनता भी जानती है। आदित्य जी, आप वंदना जी से पूछे कि कितना आज तक कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ हो कि जिसमें जनता सड़कों पर लेट गई हो, जो महंगाई पर नियंत्रण की बात हो, बेरोजगार की बात है। 45,000 करोड़ का तरुण लोन केवल छोटे एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए जो अपना स्वरोजगार को शुरू कर सके। और बैंक वाले कहते हैं कि बहुत बड़ा एक टारगेट है कि स्वरोजगार के लिए हम बिना कोलेटरल के लोगों को लोन बांटे और वो अपना रोजगार खड़ा कर सके। तो महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, हम कोशिश कर रहे हैं और एक छोटी सी कोशिश ही एक शुरुआत होती है लक्ष्य तक जाने की। तो सरकार और आवाम जानती है कि ये सरकार
अपने सारे लक्ष्य को लेकर चल रही, चाहे बेरोजगारी दर की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, या देश में रक्षा की बात हो। चक्रवर्ती साहब जी, पकोड़ा बेचना बिजनेस है आपकी तरफ से, तो फिर ये गोबर बेचना भी तो बिजनेस ही, वही तो भूपेश बघेल ने किया, फिर विरोध क्यों किया आप लोगों ने? लोगों ने खारिज कर दिया। गोबर अगर बेचना, बिल्कुल देखिए वो योजना बहुत पुरानी योजना है। गोबर गैस के द्वारा उसको प्लांट करना, उसका कमर्शियल उपयोग करना कोई आज की योजना है, वो सन 1980 चल रही थी। लेकिन उसे ये कहना कि केवल हमारे राज्य में, बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा, हम भी चल रहे हैं, हमारी तरफ भी है। जो पकोड़े बेचने की बात हो, वेल्डिंग दुकान की बात हो, जो हमारी विश्वकर्मा योजना चल रही है, बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल छोटे छोटे उद्यम को आगे बढ़ाना है और कोर सेक्टर को आगे बढ़ाना है। भले राहुल गांधी जी विश्वमन करे कि चौकीदार चोर है, कभी विश्वमन करे कि उद्योगपतियों की सरकार है, लेकिन देश में छोटे छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग को हम छोटा छोटा जवाब दीजिए प्लीज प्लीज। जी 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 वंदना जी, हिमाचल का आप देख रहे हैं ना, इंडिया गठबंधन की स्थिति को भी आप देख रही हैं, आपका घर संभल नहीं रहा है, अपनी स्थिति आपकी ठीक हो नहीं पा रही है। बघेल जी लगातार कैंप कर रहे हैं हिमाचल में, कैसे नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी 400 पार, बताइए आप। देखिए, अगर हिमाचल की बात करते हैं तो ये परिवार है और परिवार में छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन हम यहाँ पर अगर 400 की पार की बात करते हैं तो इन लोग का कहीं ना कहीं घमंड से लगता है। अभी जैसे राजीव जी बात कर रहे थे, कहीं महंगाई नजर नहीं आती, तो महंगाई के बारे में यदि बात करना है तो मेरे को लगता है कि राजीव भाई के वहां की उनकी भाभी जी से अगर बात करेंगे, क्योंकि रसोई भाभी जी संभालती, आज भाभी जी महंगाई से कितनी त्रस्त है ये राजीव भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी बात, महतारी वंदन योजना के नाम पर प्रत्येक महिलाओं को इसकी पात्रता होगी और प्रत्येक महिलाओं के खाते में 1000 रुपया जाएगा करके वादा किया था। आज आप आंगनबाड़ी में जाकर के देखिए आदित्य जी, इतनी महिलाएं त्रस्त है और इतनी परेशान है कि हमारा नाम कैसे नहीं आया, हमारा नाम कैसे नहीं आया। मतलब आप महिलाओं की भावनाओं से खेल रहे हैं। आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में इसकी जो है जरूर महिलाएं इसकी बदला लेगी, क्योंकि महिलाएं हैं वो बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। और महतारी वंदन योजना के नाम से आपने तो विधानसभा चुनाव में आपने वोट ले लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप महिलाओं को महतारी वंदन योजना के नाम पर आपने ठगने का काम किए, किसानों को 31 रुपए समर्थन मूल्य देने के नाम पर ठगने का काम किए। आप लोग 18 लाख पीएम आवास योजना के नाम सिर्फ बोल रहे हैं, धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई की सरकार है, धरातल में बिल्कुल शून्य है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर आपने भी कुछ ऐसे ही किया था, वो महतारी वंदन को लेकर ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब सरकारें ऐसी चलती है, जनता हर बार बेवकूफ बनती, आगे भी बनती रहेगी। अनिरुद्ध जी, इस बार विधानसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को आईना दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं, विपक्ष की भूमिका बहुत सार्थक रही। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां नजर आ रही है, नक्सलवाद है, कानून व्यवस्था की स्थिति है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि ये भाजपा का अहंकार है, तो क्या गलत है बताइए। आदित्य जी, आपने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा में सत्ता पक्ष को आईना दिखाया। मुझे लगता है कि आईना थोड़ा छोटा था, आईना थोड़ा और बड़ा होना था। आज तो मुख्यमंत्री जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात की, आज जो इस बजट सत्र का समापन हुआ तो उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ही सदन में विपक्ष की भूमिका निभा रहा था। बहुत बड़ी बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात की, ये चिंतन का विषय भी है। और जहां तक कि विधानसभा की बात है और जो मामला जो है नक्सली वाला मुद्दा है, कि एक जो आज देखिए, आप गौर करिए कि आज पुअर्ती गांव के लोग जो है आज विधानसभा जाकर देखे, और पुअर्ती इसलिए बहुत चर्चा में है कि नक्सली कमांडर हिड़मा, पहले लोग हिड़मा के बारे में बहुत कम जानते थे, आप और मेरे जैसे और कुछ लोग जो है जानते थे, क्योंकि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं आज। लेकिन जो हिड़मा के गांव के लोग जो है आज विधानसभा देखने आए, तो ये सतत चीजें चर्चा में हैं। अगर इन नक्सलवाद के मुद्दे पे अगर कहीं जो है बीजेपी अगर कहीं बढ़ रही है तो देखना होगा कि इसके जो है परिणाम क्या सामने आते हैं भविष्य में जाकर। लेकिन यह है कि जहां तक कि विधानसभा की बात थी आदित्य जी, तो थोड़े से जो है कांग्रेस के तेवर और आक्रामक नजर आने चाहिए थे। भूपेश बघेल जी सदन में रहे ही नहीं, तो कौन संभालेगा सदन बताइए। वो हिमाचल में लगे हुए हैं, बात तो वही है ना, अपना घर संभल नहीं रहा, आप दूसरे के घर जाकर देखने जा रहे हैं। दुबे साहब, निश्चित रूप से आदित्य जी, सदन की रौनक जिस दिन भूपेश बघेल जी सदन में रहे, वास्तव में रौनक दिखाई दी। और यहाँ पे बड़े बड़े मुद्दे जैसे महादेव ऐप है, रेत घोटाला, तो फिर ये आत्मानंद स्कूल, ये सब मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठते रहे। धर्मलाल कौशिक जी ने जो है पीडीएस वाला मामला उठाया। खैर रेत वाले मामले में दोनों पक्ष बरोबर से नजर आए, मैं मानता हूं आदित्य जी। लेकिन यहाँ है कि वही मैं एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि जो पिछले बार जो 2018 में 15 लोग जीत कर आए थे भारतीय जनता पार्टी, एक जो आक्रामकता दिखती थी वो 35 लोगों में भी वो आक्रामकता जो नजर आनी चाहिए थी आदित्य जी, वो नजर नहीं आई। चक्रवर्ती साहब, चुनाव के पहले आपको लग रहा है कि आपका मिशन 400 ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ईडी फिर सक्रिय हो गई है। बालोद में आज पीएससी मामले में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। मिशन इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, तो इन सब का उपयोग भरपूर मात्रा में किया जा रहा है। कानून व्यवस्था और नक्सलवाद पर हाल बेहाल है,
विपक्ष ने सदन में लगातार आपको घेरा भी है। कहाँ 400 पार नजर आ रहा है चक्रवर्ती साहब? पूरे देश में अगर हम देखें कि अगर 4 सर्कल में बांटें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, हिंदी पट्टी, तो बिल्कुल 400 जो हमारा लक्ष्य है हम उस पर काम कर रहे हैं। संगठन उसमें सतत सक्रिय है। जहां तक ईडी की बात है तो हम तो जनता की अदालत में गए थे, जनता को हमने कहा कि पीएससी घोटाला हुआ है, अगर घोटाला हुआ है तो हम क्या उसमें चार्जशीट ना करें, हम चुपचाप बैठ जाएं। अगर हम जनता नहीं छोटी सी बात कह रहा हूं, हमने कहा था कि जो घोटाले होंगे उसको हम उजागर करेंगे। आज हम उजागर कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि क्यों उजागर कर रहे हैं, ईडी की क्या भूमिका? अगर आपके बारे में भी मैं शिकायत करूं तो ईडी उसकी जानकारी लेता है, क्या ये अमुक बिंदु सही है कि नहीं। तो इसलिए ईडी को बीच में लाना कोई बात नहीं है। हम अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं, हमें आत्मविश्वास है कि देश और दुनिया के सामने हमने नजीर पेश की है। बंदा जी, भाजपा कुछ तो कर रही है, आपकी कितने दिनों से कोई बैठक ही नहीं हुई है चुनाव प्रबंधन समिति, माफ कीजिएगा चुनाव समिति की? हिमाचल की चिंता कर रहे हैं बघेल जी, प्रदेश की चिंता ही नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आचार संहिता के पहले वो अपनी पहली लिस्ट नहीं, पूरे 11 के 11 उम्मीदवार तय कर देगी। आपकी तो बैठकें भी नहीं हुई है अभी तक। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस लगातार यहाँ पर सक्रिय है और हमारे जो जहाँ पर प्रत्याशी की तैयारी है वो भी हो चुकी है लगभग। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी आदित्य जी, इन लोग जब महापौर बनाने के लिए इतना अधिक नीचे गिर सकते हैं तो सरकार बनाने के लिए कितना अधिक नीचे गिर सकते हैं या बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं, लेकिन जनता है सब जानती है और ये लोकसभा चुनाव में इनको वास्तविकता दिखाएगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और आगे चल रही, कांग्रेस का यह दावा है कि उसकी भी तैयारी लगातार चल रही है। 11 की 11 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की बात कह रही है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव, जिसे हम आम चुनाव के नाम से भी जानते हैं, किस करवट बैठेगा छत्तीसगढ़ में, ये तो वक्त बताएगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।